नमस्कार बच्चों। आज का हमारा प्रकरण महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों के अंदर काव्य रचना की है। अर्थात जितना कुशल वो एक कवित्री है, उतनी ही श्रेष्ठ श्रेणी की वो एक लेखिका भी मानी जाती है। आज हम इस वीडियो के अंदर महादेवी वर्मा के गद्य भाग के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हम पद्य भाग के बारे में रचनाएं करेंगे। गद्य रचनाओं के अंतर्गत आप देख सकते हो कि महादेवी वर्मा की जो रचना है उसमें एक रचना है पद के साथी। पद के साथी के द्वारा महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में जो उनके साथ में उनके मित्रगण रहे उनका के साथ में बिताए लम्हों का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा द्वारा संस्मरणों का संग्रह है ये, जिसमें उन्होंने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया, जिसमें सम्मान और आत्मीयतापूर्ण ढंग से उन्होंने इन साहित्यकारों का जीवन दर्शन और स्वभावगत महत्व को स्थापित किया है। वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पद के साथ ही एक संस्मरण भी है। संस्मरण का होता है संस्मरण, यानी जिसके अंदर आप अपनी यादों को सजोते हो। महादेव द्वारा पढ़े गए कवियों में जीवन पृष्ठ भी है। उन्होंने एक और साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का काव्यात्मक उल्लेख किया है, तो दूसरी ओर उनके समग्र जीवन के दर्शन को परखने का प्रयत्न भी किया है। जैसे उनके प्रथम के साथी के अंदर एक रचना आती है निराला भाई। उसके अंतर्गत उन्होंने निराला जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया, साथ ही उनके साथ में उनकी जो आत्मीयता थी उसका वर्णन किया। अर्थात महादेवी वर्मा निराला जी को मुँह बोला भाई मानती थी, यानी धर्म का भाई, और इस आधार पे उन्होंने अपने प्रति उनकी जो आत्मीयता है उसका वर्णन किया। साथ ही उनका जो एकदम फक्कड़ स्वभाव था और उनका रहन सहन वगैरह उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। इसके अलावा प्रथम अध्याय भी है। और महादेवी वर्मा जो है उनकी एक रचना है मेरा परिवार में। मेरे परिवार के अंतर्गत उन्होंने अपने पालतू पशुओं के बारे में संस्करण में लिखा है। इस पुस्तक में 9 संस्मरण है। गत कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा का जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ही थोड़े समय के लिए था, क्योंकि उनकी शादी बालावस्था में ही हुई थी और शादी के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति अधिक नहीं हो पाई और ना ही संतान की प्राप्ति हो पाई, जिसके कारण उन्होंने पशु पक्षियों को पालना शुरू किया और उन्हीं को अपना परिवार मानने लगे। उनके साथ बिताए अपने लम्हों को, उनके साथ बिताए अपने अनुभवों को, लम्हों को उन्होंने अपनी एक पुस्तक मेरा परिवार के अंदर संग्रहित किया, जिसके अंदर उन्होंने कुत्ता, बिल्ली, गाय, हिरण आदि को अलग अलग नामों से संस्मरण के रूप में प्रकाशित किया। जैसे कि मोर के साथ में उन्होंने जो अपने अनुभव थे उसे नीलकंठ में, और हिरण के साथ में जो उनके व्यक्तिगत अनुभव थे उन्हें उन्होंने सुना हिरण में। गाय के संबंध में उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे उन्होंने उसे गोरा गाय के रूप में प्रकट किए। इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभवों को अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों के संस्मरण में प्रकट किए थे। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ी में महादेवी वर्मा मूलतः निबंधों का संग्रह है। अर्थात उन्होंने जितने भी उन्होंने जो निबंध है उनका एक संग्रह प्रकाशित किया, और इसमें स्त्री विमर्श उनका जो है उनका प्रमुख मुद्दा रहा है। डॉक्टर हरदयाल नारायण उपाध्याय ने कहा कि आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर और सुनाई पड़ रही है। महादेवी ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार कर दी थी। सन 1942 में प्रकाशित उनकी कृति श्रृंखला की कड़ियाँ सही अर्थ में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दिशा और संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है।
उन्होंने ऐसे निबंध संकलित किए हैं जिसमें भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिबिंदु से देखने का प्रयास किया है। अर्थात उसमें अनेक अलग अलग पक्षों का वर्णन किया है। युद्ध और नारी नामक लेख में उन्होंने युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पर गंभीर वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। अर्थात युद्ध का नारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार नारीत्व और अभिशाप में उन्होंने पौराणिक प्रसंगों का विवरण देकर आधुनिक नारी के शक्तिहीन होने के कारणों का विवेचन किया है। अंग्रेजी अनुवाद का मुख्य प्रश्न पुस्तक से की कुछ पंक्तियाँ जैसे भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण आवेग से जाग सके उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि भिक्षावृत्ति से मिलेंगे क्योंकि उसकी स्थिति आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है। समाज में व्यक्तियों के सहयोग और विकास की दिशा में उनका उपयोग ही उनके अधिकार निश्चित करना चाहता है, किंतु अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। संभवतः भारतीय नारी में इसी विशेषता अभाव मिलेगा। कहीं उनकी साधारण दयनीयता और कहीं उनकी असाधारण विद्रोह, परंतु संतुलन में उनकी जीवन परिचित नहीं है। इस तरीके से सोहिनी नील कुकुरजा द्वारा इनके अंग्रेजी अनुवाद लिंक इन द चेंज नाम से किया गया है। यानी महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं उसका भी अनुवाद किया गया है। इसके अलावा उनकी एक रचना है साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध। इसके अंतर्गत साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध में महादेवी वर्मा एक आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। आलोचना जो है उसके अंतर्गत हम साहित्यकार की सही और उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अर्थात उसमें से जो हमें सही लगता है और जो हमें कमियां लगती है उनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो साहित्य की आस्था और अन्य निबंध एक निबंध संग्रह है जो 1962 में प्रकाशित हुआ और साहित्यिक श्रेणी गद्य श्रेणी महादेवी जो इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा महादेवी वर्मा गद्य में अपने संस्मरण के कारण प्रसिद्ध हुई है। संस्मरण अर्थात स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखना आलेख संस्मरण कहलाता है। और स्मरण यानी याद और यानी साथ यानी यादों के साथ। यात्रा साहित्य भी उनके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्य निबंध की एक प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है और ऐसी रचनाओं को साहित्यात्मक निबंध भी कहा जाता है। व्यापक रूप में संस्मरण आत्मचरित्र के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। आत्मचरित्र में लेखक का मुख्य उद्देश्य उसकी अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है। उसकी कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है, लेकिन संस्मरण लेखक की दृष्टि से भिन्न रहता है। संस्मरण में लेखक जो कुछ देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूति और संवेदना संस्मरण में अंतर्निहित होती है। इसके अलावा जैसे उन्होंने भक्तिन और लिखा था, भक्तिन के अंदर उन्होंने अपने घर पे कार्य करने वाली एक नौकरानी का वर्णन किया था और इसी प्रकार उनका एक शिष्य रहा था गीसा, जिसका वर्णन उन्होंने इसमें किया था। इस तरीके से संस्मरण में अपने साथ बिताए उन व्यक्तियों की यादों को बहुत ही कुशलता के साथ में प्रदर्शित किया है। और महादेवी वर्मा की ये विशेषता है कि वो अपनी रचनाओं को बड़ी कुशलता के साथ में प्रकट करते हैं और इस तरीके से प्रकट करते हैं कि पढ़ने वाला पाठक भी उनकी रचनाओं से भावुक हो जाता है। अर्थात वो इतना प्रभावी ढंग से उसका वर्णन करते हैं कि पाठक को ऐसे लगता है कि वो सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने ही हो रही है।
इसके अलावा उनके एक है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेव द्वारा रचित एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका अपना परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिंदु, बालिका, माँ, खीसा और ना जाने की आलोपी, बबलू विभिन्न प्रकार के पात्रों से करवाता है। इन 11 चरित्रों से करवाती सभी रेखा चित्र में उन्होंने अपने जीवन से लिया है, इसलिए उनके लिए जीवन की विभिन्न घटना और चरित्रों की विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ है। उन्होंने अनुभूति सत्यों का तस अंकित किया है। महादेवी की रेखा चित्र में एक विशेषता भी है कि उनका चरित्र चित्र का तत्व प्रमुख रहा है और कथ्य उसी का एक हिस्सा मात्र है। उनके गंभीर लोक दर्शन का उद्घाटन भी होता है जो हमारे जीवन के सांस्कृतिक धारा की ओर इंगित करता है। अतीत के चलचित्र में सेवक राम का वात्सल्यपूर्ण सेवा को प्रकट किया है, वहीं उन्होंने कुमार, बबलू और रतिया के सरल दाम्पत्य प्रेम और पहाड़ की रमणीय लक्ष्मा का महादेव वर्मा के प्रति अनुराग, प्रेम और समर्पण का वर्णन किया है। इस प्रकार महादेव वर्मा का जो गद्य है उसमें मुख्य रूप से संस्मरण और रेखाचित्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा निबंधों में उनका श्रृंखला की कड़ियों में विशेष स्थान रखता है। धन्यवाद।